8 फरवरी 2024 को उत्तराखंड के हल्द्वानी में प्रशासन ने एक स्थानीय मदरसे पर बुलडोज़र चलाया। प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र में हिंसा भड़क गई। प्रशासन ने कर्फ्यू लगाया और उसके बाद पुलिस की जो कार्रवाई हुई उस पर कई तरह के सवालिया निशान लगे। सबसे बड़ी समस्या ये रही कि ग्राउंड ज़ीरो से किसी भी तरह की पुख्ता जानकारी नहीं मिल सकी। इस जानकारी को बटोरने के लिए, इकट्ठा करने के लिए दिल्ली से एक फैक्ट फाइंडिंग टीम हल्द्वानी गई। उस फैक्ट फाइंडिंग टीम के एक सदस्य नदीम खान हमारे साथ इस वक्त हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है हमारे चैनल। शुक्रिया सर, ब्लैकआउट हो गया पूरी तरह से वहाँ इन्फॉर्मेशन का, इंटरनेट बंद हो गया और पुलिस ने कर्फ्यू लगा दिया। स्थानीय लोग किसी से बात नहीं कर पा रहे, मिल नहीं रहे। तो वहाँ पे आप लोगों ने क्या देखा? देखिए, पहली बात जो आपने कहा कि वहाँ पर एक मदरसे को हम निशाना बनाया गया। मदरसे के साथ साथ मस्जिद है जिसको बहुत स्मार्ट तरीके से मीडिया ने वहाँ पर गायब किया है। जब हम लोगों ने उनसे पूछा कि आप मस्जिद क्यों नहीं कह रहे, बोले वो मस्जिद नहीं थी, नमाज़ पढ़ी जाती थी। तो नमाज़ पढ़ने वाली जगह कोई 20 साल से एक मस्जिद वहाँ मौजूद थी। मस्जिद के साथ एक मदरसा था जिसको प्रशासन ने बहुत जल्दबाजी में बुलडोज़र के ज़रिए डेमोलिश किया गया और उसके नतीजे में लोगों ने जब उसको प्रोटेस्ट किया तो उन पर लाठियां चलाई गई। और लोकल लोगों का कहना है जहां पर लाठियां चलाई गई इससे काफ़ी दूर थाना था। जिस थाने पर बाहर के लोगों ने अटैक किया वो केवल थाने पर नहीं किया, हमारे इलाकों पर भी किया है। तो ये बिल्कुल साफ साफ है कि ये शासन की, उत्तराखंड सरकार की रची हुई साजिश है, जिस साजिश के नतीजे में वहाँ दंगा हुआ, लोगों की जानें गई और उस पर कोई बात अब बाहर नहीं आ पाया। तो लगातार 6 दिन से कर्फ्यू और इंटरनेट बंद है। सर, पुलिस की कार्रवाई के बारे में भी कुछ पुख्ता जानकारी सामने नहीं आ रही है। गिरफ्तारियां हो रही हैं वहाँ पे लोगों को। पुलिस लगातार इस जानकारी देने से बच रही है क्योंकि दंगा करने वाले बाहर के लोग थे, ये सब बार बार बोल रहे हैं। तो पुलिस जिन लोगों को डिटेन कर रही है, उनसे पूछताछ कर रही है, कहीं शहर के बाहर लेकर जा रही है, लेकिन डिटेल डेटा वो गिरफ्तार लोगों पर नहीं दे रही है। जो कन्फर्मेशंस हैं वो 27 लोगों की कन्फर्मेशन है कि 27 अरेस्ट हुई है, लेकिन 5000 अननोन लोगों के खिलाफ FIR हुई है। तो वो उनको खुद नहीं मालूम है कि कौन ये करने वाला है और कौन ये करने वाला नहीं है। सर, जब कर्फ्यू लगा तो उस वक्त भी पुलिस को शूट एंड साइट का ऑर्डर था। शूट एंड साइट का ऑर्डर अभी भी है, अभी भी वहाँ पे शूट एंड साइट का ऑर्डर है। तो इसके ताल्लुक में कैसे रही पुलिस की कार्रवाई? देखिए, पुलिस तो वहाँ पर बायस है। पुलिस दंगा करने वालों में शामिल थी और बाद में घर 300 घरों में घुस के तोड़फोड़ करी है। 300 घरों में घुसकर बता रहे हैं कि औरतों के साथ 300 घरों में घुसकर तोड़फोड़ और औरतों के साथ बदतमीजी हुई है। सर, आप APCR के भी सदस्य हैं, तो इसके बाद APCR कुछ कार्रवाई? कल से हमारे वकील वहां पहुंचेंगे और जो कार्रवाई हम करेंगे लोगों को छुड़ाने की या कोर्ट में जाने की, इससे पहले हम परोला वाले मामले में भी हाई कोर्ट गए थे। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो प्रिवेंशन के लिए भी जाएंगे, अधिकारियों के खिलाफ केस करना होगा तो उसमें भी जाएंगे और लोगों को छुड़ाने के लिए भी जाएंगे। शुक्रिया सर। नदीम खान ने ये बातें हल्द्वानी हिंसा की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट से जुड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फैक्ट फाइंडिंग टीम के अन्य सदस्य अशोक कुमार शर्मा, नवशरण कौर और हर्ष मंदर भी मौजूद रहे। नदीम खान ने इस दौरान हल्द्वानी हिंसा का कारण बनी प्रशासन की बुलडोजर कार्रवाई पर भी कड़े सवाल उठाए। एक बात आपको ये समझनी पड़ेगी कि जो पंकज उपाध्याय हैं, जो कमिश्नर हैं वहाँ पर हल्द्वानी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के, और जो इस पूरे बुलडोज़र का या इंक्रोचमेंट का या पूरा जो शुरुआत हुआ इस पूरे प्रोसेस को, वो ऑलरेडी ट्रांसफ़र किए जा चुके हैं। और ट्रांसफ़र होने के बाद उन्होंने ये सारी घटनाएं अंजाम दी। दो उनकी पोस्टिंग्स हो चुकी हैं। पोस्टिंग होने के बाद नॉर्मली ये होता है कि वो चार्जेस ट्रांसफ़र्स होते हैं, उसके बाद चार्जेस देने का लेने का 2-3 दिन का काम होता है। लेकिन कोई भी ऑफिसर जो ऑलरेडी जिसका ट्रांसफ़र हो चुका हो, वो इतने बड़े ऑपरेशंस को अंजाम नहीं देता। तो इससे पहली बात रही। दूसरी बात ये कि वो जो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी में ऑलरेडी गवर्नमेंट ने अपना सील कर दिया था और उस सीलिंग के वह समय पर जितने लोकल लोग थे, प्रोमिनेंट पीपल इंक्लूडिंग मुस्लिम क्लर्जी यानी कि जो उलेमा और मौलवी थे, वो भी उस पूरे प्रोसेस में शामिल थे और उन सब की सहमति से वहाँ पर सील लगाई गई थी। सील लगने के बाद इसका मतलब ये हुआ कि वो प्रॉपर्टी ऑलरेडी गवर्नमेंट के कंट्रोल में आ गई थी, पोजीशन में आ गई थी। जब गवर्नमेंट के पोजीशन में आ गई और सामने वाली जो पार्टी थी, जो क्लेमेंट था, वो कोर्ट में गया और कोर्ट ने उसको
14 का डेट दिया, तो सिर्फ 4 दिन पहले इवनिंग के वक्त में, नॉर्मली इस तरह की जो भी कार्रवाइयाँ होती हैं वो दिन के वक्त करी जाती हैं ताकि अगर लॉ एंड ऑर्डर का कोई सिचुएशन का ट्रबल आए तो उसको दिन में ही कंट्रोल कर लिया जाए। लेकिन शाम के समय 4 बजे इस तरह का बुलडोजर लेकर जाना, और वो भी उस ऑफिसर का लेकर जाना जो ऑफिसर जो है वो ट्रांसफर हो चुका है, उसने ये कार्रवाई करी। और लोगों ने ये बताया कि पहले 4 घर वहां पर तोड़े गए, उन घरों को तोड़ते समय किसी ने कोई रेजिस्टेंस नहीं दिखाया, लेकिन जब उन्होंने मस्जिद तोड़ना शुरू किया तो लोगों ने यही बात करी कि जब आपने सील लगा ली है और सील लगाने के बाद 14 फरवरी की हाई कोर्ट में डेट है, तो फिर आपको इतनी जल्दी करने की क्या जरूरत है। और हम सब ये जानते हैं कि हल्द्वानी में महिलाओं का मूवमेंट, जिस तरह से अभी जो खबर आ रही है, खबर तो ये आ रही है कि यूसीसी के रिस्पॉन्ड में इस तरह की हिंसा हुई, फिर ये आ रही है जैसा नौचरण कह रही थी कि महिलाओं का इस्तेमाल हुआ। सीए के समय में महिलाओं की बड़ी भागीदारी थी, उसी समय में बहुत सारे लोग वहां गए थे, उन्होंने देखा है कि किस तरह सीए के मूवमेंट में, एंटी सीए मूवमेंट में हल्द्वानी की महिलाओं ने हिस्सा लिया। उसके बाद आपको मालूम होगा कि रेलवे के खिलाफ जब जमीन का आंदोलन वहां पर शुरू हुआ, उनकी पूरे जमीनों को गफूर नगर के पूरे उजाड़ने की बात हुई, जिसमें तकरीबन 5000 मकान थे, उस समय भी वो मूवमेंट पूरा वहां की महिलाएं ही लीड कर रही थी। तो ये एलिगेशन लगाना कि ऑल ऑफ सडन महिलाएं आ गई, ये समझ से बाहर है। दूसरी बात ये कि वहां पर जितने भी लोगों से हमने बात करी, उन्होंने एक बात बहुत साफ बताई, और ये पिछले 2018 से जो भी इस तरह के अटैक्स हो रहे हैं उनमें एक बात कॉमन है, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, चाहे वो बिहार में, चाहे मध्य प्रदेश में, कि जो लोग अटैक कर रहे होते हैं, चाहे हम पे अटैक यानी किसी कम्युनिटी पे अटैक कर रहे हैं या पुलिस पे अटैक कर रहे हैं, उनको कोई लोकल आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। लोग बताते हैं हमने ना उनकी लैंग्वेज कभी सुनी, इस तरह की लैंग्वेज हमारे जो है इलाकों में इस्तेमाल नहीं होती, वो स्लैंग्स इस्तेमाल नहीं होते हैं, बोलियां उस तरह की नहीं हैं, और उन लोगों को हम पहचानते नहीं हैं। दूसरा एक मुख्य मुद्दा ये है कि जिस जगह ये वारदात हुई डेमोलिशन की, और जहां पर पुलिस ने पिटाई करी लोगों की, और वहां से जो पुलिस स्टेशन है उसकी दूरी लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास है। तो ये बात भी समझ से बाहर है, वो लोग जो अचानक पीट दिए गए हों और पुलिस ने उनको पीटा हो, वो अचानक से इकट्ठा हो जाए और 1.5 किलोमीटर सीधे दूर जाकर पुलिस स्टेशन पहुंच जाए, तो ये बात भी हमारे समझ से बाहर है। उसके बाद वहां पर अ डे बिफोर यस्टरडे, कल जब हम गए उसके एक दिन पहले, शहर के सभी इमामों ने, काजी ने और उलमा ने मीटिंग करी जब डीएम के साथ, और उनसे कहा कि आपको कायदे से, तो पिछली बार जब आपने पोजीशन लिया था और सील लगवाई थी तो आपने हमको कॉन्फिडेंस में लिया था, तो आपको हमसे बात करनी चाहिए। तो डीएम साहिबा ने कहा कि हमने सबको कॉल किया, 3 बजे के आसपास आपके फ़ोन बंद थे। तो शहर काजी ने कहा ये कैसे पॉसिबल है कि आप 80 लोगों को फ़ोन करें और 80 लोगों के फ़ोन उस समय ना मिल रहे हों। तो 80 लोगों ने ये बात उनसे कही कि आपके पास नंबर्स थे, पीस कमेटी थी। फिर एक दूसरी बात, जो उस दिन का असेसमेंट है उसमें बहुत क्लियर है कि मोर देन 1000 राउंड्स फायरिंग करी गई, इवनिंग के समय करी गई है, और उसमें पुलिस की रिपोर्ट और लोकल लोगों की रिपोर्ट में बहुत कॉन्ट्रडिक्शंस है अबाउट द टाइमिंग। डेथ को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, जो नंबर एडमिनिस्ट्रेशन क्लेम कर रहा है, नंबर उससे 2 गुने से ज़्यादा और 3 गुने के बीच में है। लेकिन अब यह है कि जब कर्फ्यू आज खुला है, आज जो है वो उन्होंने 9 बजे से 11 बजे तक कर्फ्यू खोला है, और हमारे वो साथी जिनसे हम कल मिलकर आए थे, उनके 7 लोगों को उन्होंने उस इलाके का दौरा करने की परमिशन दी है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां से किसी भी आदमी को बाहर निकलने की उस आबादी से इजाज़त नहीं है जहां तकरीबन 1.25 लाख लोग रह रहे हैं। तो एक तो आपने देखा कि प्री माहौल पहले से बना हुआ है, और ये बहुत सारी रिपोर्ट जब फैक्ट फाइंडिंग्स डिटेल में आएंगी तब आपको मालूम चलेगा कि जो पूरा पॉलिटिकल डेमोग्राफी चेंज करने का एक पूरा अभियान उत्तराखंड में चल रहा है। और सब कोई ये बात कह रहा था कि उत्तराखंड में एक ऐसी सीट है,
हल्द्वानी जिसमें आता है नैनीताल उधम सिंह नगर की, जो किसी भी हाल में वो हार जाएंगे। पहले विधानसभा के इलेक्शन के समय इसी मुद्दे को उठाया गया कि लोग बाहरी हैं, इनका वोट छीन लिया जाए, और अब नजूल की जमीन या लीज को लेकर एक ऐसा माहौल बनाया गया कि कुछ लोग बाहर से आ गए और उन्होंने लीज की जमीनों पर कब्जा कर लिया, जैसा अशोक जी कह रहे हैं। मेरे वतन समाचार के साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी सारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुँचें।